हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों का सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत थियोसॉफिकल सोसाइटी है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी जो स्थापना है वो ब्लैट वेस्टी और कर्नल एच ओलकार्ट ने किया था, याद रखिएगा। और बेसिकली कहाँ किया था, तो न्यूयॉर्क में किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, मनुष्य के अंदर की शक्ति को पहचान कर मानवता के लिए कार्य करना। बेसिकली क्या था, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना। ठीक है। बाद में इस संस्था का जो मुख्यालय है वो मद्रास के निकट अड्यार में शिफ्ट हो गया था। उसके बाद देखिए 1893 में एनी बेसेंट जब भारत आई तो वो इसकी मेंबर बनी और 1895 में इसका जो मुख्यालय है वो वाराणसी आ गया। इन्होंने आर्य समाज के साथ मिलकर कृष्णवंतो विश्वमार्यन की अवधारणा को साकार करने का प्रयास किया था। परंतु बाद में क्या होता है कि ये दोनों संस्थाएं जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। वर्ष 1896 तक सोसाइटी के उद्देश्य कई बार बदले गए। एनी बेसेंट ने इसे कृष्ण भक्ति के ज्यादा निकट रखा। बाद में ये आर्य समाज ब्रह्म समाज की प्रगतिशील नीतियों का विरोध करने लगी। इन्होंने सती प्रथा का समर्थन, विधवा विवाह का विरोध किया और भारतीयों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए वाराणसी में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी। यही संस्था आगे चलकर क्या बनी, बीएचयू बनी, जो आप लोग जानते होंगे, आजकल बहुत फेमस है। फिर देखिए वे पुनर्जन्म में भी विश्वास करती थी। कौन, एनी बेसेंट। उन्होंने औद्योगिक गांवों के माध्यम से भारत की गरीबी को दूर करने का प्रयास किया। आगे चलकर वे कम उम्र की विधवाओं की समर्थक हो गई। उसके बाद देखिए वर्ष 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया। नवयुवकों में देश भाव का देश सेवा का जो भाव है वह जगाने के लिए भारत स्काउट गाइड का भी इन्होंने गठन किया। याद रखिएगा, आप लोग स्काउट गाइड जानते भी होंगे, स्कूल टाइम पे आप लोगों ने किया भी होगा। छोटा छोटा कैंप लगता था जिसमें बेसिकली स्काउट होते थे और गाइड होते थे, और वहां पर योगा प्रैक्टिस और एक्सरसाइज प्रैक्टिस ये सब कराया जाता था। फिर देखिए, फिर ये इस्लाम के सिद्धांतों का समर्थक और पैगंबर मोहम्मद की जीवनी एवं शिक्षाओं पर एक बुक लिखी है। उनके शिष्य जना कृष्णमूर्ति ने एडम्स हॉक्सले के साथ मिलकर बेसेंट हाई स्कूल स्थापित भी किए हैं। आगे देखिए दलित सुधार आंदोलन। तो दलित सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है वो ब्रह्म समाज की शाखाओं में देखी जा सकती है। ब्रह्म समाजियों ने अनेक स्थानों पर परमहंस मंडली की स्थापना करवाई थी। दक्षिण भारत में दादोबा पांडुरंग तारखेड़कर जैसे दलित सुधारक ने 1848 से 49 में परमहंस मंडली की स्थापना की। याद रखिएगा। फिर है इसके जो संस्थान में दलित जाति के लोगों थे, उन लोगों ने बेसिकली क्या किया, चेतना उत्पन्न करने का जो कार्य है उन लोगों में वह किसने किया था, दादोबा पांडुरंग तारखेड़कर ने किया था। याद रखिए, इनके संस्थान में जो लोग भी दलित लोग कार्य करते थे सब में ये क्या करते थे, उनको ज्ञान देते थे। उनको बेसिकली यह बताते थे कि उनके अंदर जो चेतना है उससे वो क्या करे, अपना कल्याण स्वयं करे। फिर उसके बाद देखिए इन्हीं के समानांतर ज्योतिबा फूले छुआछूत जाति प्रथा और अछूतों के शोषण के खिलाफ अपना आंदोलन चला रहे थे। ज्योतिबा ने बालिका विद्यालय भी बनाया, ये सभी हम जानते हैं। उसके बाद देखिए 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज का गठन किया था। किन्होंने, तो ज्योतिबा फूले ने। याद रखिएगा, डेट भी याद रखना है, जो इसका आपका जो ईयर दिया हुआ वो भी आप लोगों को याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने। आगे देखिए लिखा है टॉमस पेन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे ज्योतिबा फूले। उनकी पुस्तक राइट्स ऑफ मैन से, इसी पुस्तक के आधार पर ज्योतिबा ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसकी पुस्तक थी, ज्योतिबा फूले की पुस्तक थी। याद रखिएगा, वह लिखी। 1854 में ज्योतिबा ने ऊंची जाति की महिलाओं और विधवाओं के लिए एक आश्रम भी खोला था। ज्योतिबा के समानांतर छत्रपति शाहू जी महाराज भी दलितों के उत्थान के लिए सक्रिय रहे हैं। फिर आगे देखिए 1909 में, बेसिकली 1902 में शाहू जी ने अपनी रियासत में 50% पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए थे। इन्होंने पिछड़ी जाति के लिए स्कूल भी खोले, उन्हें छात्रवृत्तियां भी बांटी, और इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भी सहयोग किया। इन्हीं के सहयोग से डॉक्टर अंबेडकर मुक्त नायक नाम की पत्रिका का प्रकाशन कर पाए, और ज्योतिबा फूले की जो मृत्यु है वो 1922 में हो गई।
एक चीज यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है कि सावित्रीबाई फूले जो है, ज्योतिबा फूले की वाइफ, वो क्या थी, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया थी। इस चीज को याद रखेंगे। आगे देखिए लिखा है कि दलित विचारकों ने कई पुस्तकों की रचना भी की थी। उदाहरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर के संबंधी गोपाल बाबा वलंगकर ने विटाल विध्वंस नामक एक पुस्तक लिखकर दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों को विदेशी यहूदी संप्रदाय से संबंधित बताया था। याद रखिएगा, विटाल विध्वंस किसकी पुस्तक है? गोपाल बाबा वलंगकर की पुस्तक है। पीएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए, इन्हीं के विचारों के आधार पर विठल राम शिंदे ने वकालत की पढ़ाई करने के बाद बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ की सहायता से 1905 में पुणे में एक रात्रि विद्यालय खोला था इन्होंने। फिर देखिए 1904 से 6 के बीच एक संस्था डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी दलित वर्ण संघ की स्थापना भी इन्होंने की। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एनजी चंद्रावरकर, जो कि प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना में पांडुरंग शास्त्री आठवले का विशेष योगदान था। आगे देखिए, महादेव गोविंद रानाडे जो थे, याद रखिए, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। महादेव गोविंद रानाडे को क्या कहा जाता था? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। नोट डाउन कर लेंगे। फिर देखिए लिखा है कि इसी संस्था से जुड़े हुए थे। महादेव गोविंद रानाडे किससे जुड़े हुए थे? इसी संस्था से जुड़े हुए थे जिससे कि गोपाल बाबा वलंगकर जुड़े हुए थे, प्रार्थना समाज से। फिर देखिए तिलक भी इससे संबंधित हुए। 1881 में एक इंग्लिश स्कूल किराए पर लेकर तिलक ने प्रार्थना समाज के लोगों के साथ मिलकर 1884 में क्या किया? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, ये आप घर में सॉल्व करेंगे, ठीक है? और नहीं बनेगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि दलितों में सुधार के लिए 20वीं शताब्दी में के आरंभी दशकों में आंदोलन राजनीतिक रूप धारण करने लगे। शुरुआत केरल के नारायण गुरु से हुई और पूर्ण परिणति डॉक्टर अंबेडकर के काल में हुई। 1916 के होम रूल लीग आंदोलन में एक जस्टिस पार्टी की भी स्थापना की गई और उस जस्टिस पार्टी में पी त्यागराज चेट्टी जैसे बड़े नेता मौजूद थे। सीएन मुदलियार इसके महत्वपूर्ण नेता थे। लिखा है ईवी रामास्वामी नायकर, जिसे कि पेरियार की उपाधि भी प्राप्त है, ठीक है? इनको महान, पेरियार का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? महान आत्मा। आगे देखिए, वह भी क्या थे? पेरियार भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। पेरियार प्रारंभ में कांग्रेसी थे। 1925 में इन्होंने अपना एक अलग संगठन आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से बनाया था। कई बार पूछा भी जाता है कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा, कौन थे बताइए? ईवी रामास्वामी नायकर, जिसे आप पेरियार भी कहते हैं। देखिए बेसिकली ये वाले जो चैप्टर, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए जो कुछ भी है वो मैं आप लोगों को पढ़कर बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। मान लीजिए आप लोगों को हैंडराइटिंग समझ नहीं आएगी, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो आप लोगों को इजीली सुनाई दे रहा होगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्रोधी स्वभाव का होने के कारण इन्होंने होटलों पर लिखे हुए जाति सूचक नामों को कालिक पोतने की कोशिश की और देवी देवताओं एवं मंत्रियों को चप्पलों से पीटा। इनकी लिखी हुई जो पुस्तक है वह बहुत ज्यादा विवादित रही थी, जिनमें सच्ची रामायण, पुराणों का भांडाफोड़ जैसी पुस्तकें जो है वो प्रमुख थी। लिखा है आगे चलकर ये हिंदी विरोधी आंदोलन से जुड़ गए। 1944 में इन्होंने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कगड़म कर दिया था। लिखा है कि इन्होंने महिला अधिकारों की भी जो है वो बात की थी। इन्होंने दक्षिण में ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणवाद दोनों का विरोध किया था। ये डॉक्टर अंबेडकर और जिन्ना के मत से सहमत थे, जो कि कांग्रेस के विषय में उनकी विचारधारा से समानता रखती थी। इन्होंने एक साप्ताहिक, यह है साप्ताहिक है, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका कुडी और आंसू का संपादन भी किया था। किसने? पेरियार ने, कुडी और आंसू। देखिए उसके आगे है डॉक्टर अंबेडकर। तो लिखा है डॉक्टर अंबेडकर महाड़ जाति से संबंधित थे। उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी वो अमेरिका इंग्लैंड से हुई थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की शिक्षा ली। लिखा है कि उनके लिखे हुए थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर ही आगे चलकर हिल्टन यंग आयोग ने एक केंद्रीय बैंक की अनुशंसा की थी। उनकी एक अन्य थीसिस थी द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया।
अब आगे देखिए क्या लिखा है। छत्रपति शाहू जी महाराज के सहयोग से कानून की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के मुकदमे देखने लगे थे। उन्होंने एक पत्रिका मूक नायक का भी संपादन किया था। 1919 के अधिनियम ने अपने वर्ग को सांप्रदायिक निर्वाचक दिलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साउथ बर्ग कमेटी के समक्ष उपस्थित भी हुए थे। 1926 में उन्होंने एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा गठित की थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है वो किसने, मतलब उसका गठन जो है वो किसने किया था। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर देखिए क्या लिखा है कि इन्होंने बहिष्कृत भारत नाम की एक पत्रिका निकाली थी। उन्होंने महार जाति के लोगों को सार्वजनिक कुओं, तालाब से पानी लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। 1928 में वे साइमन कमीशन की स्वागत के लिए बनाई गई समिति के सदस्य भी बने रहे और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने लगे। आगे देखिए, अंबेडकर शोषित वर्ग को एक अलग राजनीति पहचान दिलाना चाहते थे, इसलिए उसे कांग्रेस से अलग रखना चाहते थे। उनके अनुसार दलितों को शिक्षित होना चाहिए, अपने अंदर से हीनता का भाव जो है वो निकाल देना चाहिए। उन्होंने गांधी जी की आलोचना की और कहा कि गांधी जी अछूतों को करुणा की एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की आलोचना की। गोलमेज सम्मेलन के दौरान उनका गांधी जी से कई विषयों पर विवाद भी हुआ। फिर देखिएगा, गांधी जी वर्ण व्यवस्था को उचित मानते थे और दलितों का जो स्थान है वो वर्ण के भीतर निर्धारित करते थे। डॉक्टर अंबेडकर वर्ण व्यवस्था का विनाश चाहते थे। यहाँ पर क्या हो जाते थे, दोनों की जो सोच थी वो काफी विपरीत थी। इसमें लिखा है कि उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था क्या हो गई है, सड़ चुकी है। ठीक है, कौन कह रहा है ये बात? डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। 1936 में उन्होंने अपनी पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जाति प्रथा का विनाश जिसका अर्थ होता है, नामक एक पुस्तक लिखी। इसके साथ ही उन्होंने एसेज ऑन अनटचेबल्स, अनटचेबिलिटी भी लिखा है। उनकी एक अन्य पुस्तक है हु वर द शूद्रास के अंतर्गत उन्होंने शूद्रों को क्षत्रिय सिद्ध किया था। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम धर्म को एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था करार देते हुए इसे समाप्त कर देना चाहते थे। देखिए, जितने भी बुक और जो पत्रिका है इनकी सबको एक साथ लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। आगे देखिए लिखा है, गांधी जी के अनुसार आजादी मिल जाने से दलितों को भी उनके अधिकारों की प्राप्ति हो जाएगी, जबकि अंबेडकर के अनुसार उनकी आजादी उनका अधिकार है। गांधी जी छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे किंतु जाति प्रथा को बनाए रखना चाहते थे। अंबेडकर जाति के विनाश को ही प्रमुख मानते थे। गांधी जी के विचारों से असहमति दिखाते हुए डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि गांधी जी की बात तो समानता की करते हैं, मतलब जो गांधी जी हैं वो बात किसकी करते हैं, समानता की करते हैं, किंतु जब सर पर महिला ढोने की बारी आती है तो वे उसे दलितों के लिए क्या कर देते हैं, ये महिला नहीं हो जाएगा, मैला, ये मैला है। ठीक है, जब सर पर मैला ढोने की बात आती है तो वो उसके लिए दलितों को आरक्षित कर देते हैं। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि समानता होनी चाहिए, ऐसा वो कहते थे। लेकिन मान लीजिए कि कोई भी उस तरीके का कार्य है, जैसे मान लीजिए शौचालय को साफ करना है, तो वो उस सब कार्य को किसके लिए रख देते थे, निचली जाति के लोगों के लिए रख देते थे। ऐसा कौन कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। फिर आगे देखिए, अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी के समानता के प्रयासों को वो क्या करते हैं, अनमाना मानते हैं और कहते हैं कि गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, परंतु उनका जो स्तर है वो नहीं उठाते हैं। लिखा है, गांधी जी राजनीति में धर्म की भूमिका के समर्थक थे, जबकि अंबेडकर धर्म ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं के विरोधी थे। उन्होंने मनुस्मृति दहन दिवस भी इसी उद्देश्य से बनाया था। इन सब मतभेदों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी दलितों की बेहतरी चाहते थे। गांधी जी परंपरा के आधार पर दलित उत्थान के समर्थक थे और डॉक्टर अंबेडकर परंपरावादी शोषण के विरुद्ध दलित उत्थान का समर्थन करते थे। याद रखिएगा, वर्ष 1939 से 46 के बीच में डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग के सहयोगी भी रहे थे। उनकी लिखी हुई कुछ पुस्तकें विवादित रही, उनमें से है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उसके बाद देखिए 1948 में उन्होंने हु वर शूद्रास का दूसरा भाग लिखा, अनटचेबल्स, अ थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी। उनके द्वारा जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया गया था, ये बात हम सब लोगों को पता है। आगे देखिए, मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो मुसलमानों में धार्मिक आंदोलन की जो शुरुआत है वो 18वीं सदी के मध्य में शाह वली उल्लाह देहलवी से
होती है। ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। फिर देखिए इनके द्वारा इस्लाम की मूल शिक्षाओं को पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई और भिन्न भिन्न प्रचलित विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का जो प्रयास है वो किया गया। वलीउल्लाही आंदोलन अरब के अब्दुल वहाब के आंदोलन से बेसिकली प्रेरित था, या कह सकते हैं कि उसी के समतुल्य था, जिन्होंने इस्लाम में मूलभूत शिक्षाओं को पुनः लागू करने का प्रयास किया था। अब्दुल वहाब के आंदोलन से ही प्रेरित भारत में सैयद अहमद राय बरेलवी का आंदोलन था, जिन्होंने प्रारंभ में पटना को केंद्र बनाकर 3 मुद्दों पर कार्य किया। पहला सुन्नत प्रचार, दूसरा हज यात्रा, तीसरा विधवा विवाह। बाद में इन्होंने पंजाब में सिधाना को केंद्र बनाकर रवाजीत सिंह की सेना का विरोध किया, जिन लोगों ने वहां पर मुसलमान किसानों की जमीनें छीन ली थी उनसे संघर्ष करने लगे। 1831 में बालाकोट की लड़ाई में सर अहमद खान मारे गए थे, याद रखिएगा। आगे लिखा है उनके विचारों का जो प्रसार है वो इसके आगे भी हुआ। 1866 में देवबंद में एक मदरसे की स्थापना हुई, जिसे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने इसमें लिखा है कि मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने इसका जो मदरसे का जो स्थापना है वो मिलकर किया था। देवबंद का उद्देश्य था कि मुसलमानों में कुरान और हदीस के मूलभूत शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना और मुसलमानों पर पड़ने वाले जो पाश्चात्य प्रभाव है उसका विरोध राजनीति में करना। याद रखिएगा इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सी पाश्चात्य वाला जो प्रभाव है वो किस पर आ रहा था, मुसलमानों पर आ रहा था, उनके धर्म पर आ रहा था। तो इस पर क्या हुआ, इसमें बेसिकली देवबंद में उसका विरोध किया गया। लिखा है राजनीति में देवबंद ने कांग्रेस का समर्थन किया। देवबंद कॉलेज के एक नेता महमूद उल हसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान के राजा महेंद्र प्रताप एवं सरकार के साथ संपर्क स्थापित करके भारत में एक विद्रोह की योजना बनाई थी, किंतु अंग्रेजों ने उनके कुछ पत्र बीच में ही पकड़ लिए। इसे पीली सिल्क षड्यंत्र केस कहते हैं, इसे पीली सिल्क षड्यंत्र केस कहा जाता है। अब आगे देखिए अलीगढ़ आंदोलन। तो इस आंदोलन के जो प्रवर्तक है सैयद अहमद खान है, ये तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है। इसमें लिखा है कि 1857 के विद्रोह के समय कंपनी की न्यायिक सेवा में कौन तैनात थे, सैयद अहमद खान, और बिजनौर में नियुक्त थे। सैयद अहमद हिंदुस्तानियों के बीच पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया। उन्होंने 1857 के विद्रोह पर पहली पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद लिखी थी। अपने विचारों का प्रसार करने के लिए उन्होंने तहजीब उल अखलाक नाम की एक पत्रिका निकाली। उन्होंने दिल्ली के मुगल सम्राटों पर भी एक पुस्तक जामे जाम लिखी और दिल्ली पर पुरातात्विक दृष्टिकोण से एक पुस्तक अस्र उल सनादीद लिखी। देखिए जितने भी पुस्तक का नाम आ रहा है सर सैयद अहमद खान नाम लिखिए हेडिंग डाल के, और जितने भी इनके बुक्स और पत्रिकाएं हैं उसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए लिखा प्रारंभ में सर सैयद हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उन्होंने हिंदुओं मुसलमानों को एक सुंदर वधु की 2 आंखें बताया था। आगे चलकर 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट को ध्यान में रखकर ये मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग करने लगे। 1886 में उन्होंने मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। 1888 में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थियोडोर बैंक की सहायता से उन्होंने पैट्रियोटिक एसोसिएशन भी गठित किया था। इसका उद्देश्य था मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखा जाए। आगे देखिए लिखा है आगे चलकर उन्होंने एंग्लो मोहम्मडन डिफेंस एसोसिएशन का जो है वो गठन किया था। इस संस्था का जो उद्देश्य था मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच सहयोग और सामंजस्य को बढ़ाना। अब आगे हम लोग देखेंगे अहमदिया आंदोलन। देखिए आगे अहमदिया आंदोलन है। लिखा है कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में मिर्जा गुलाम अहमद ने आर्य समाज के समानांतर कादियाना क्षेत्र में इस आंदोलन को चलाया था। मिर्जा गुलाम स्वयं को पैगंबर मानते थे और आगे चलकर वे स्वयं को ईसा मसीह का अवतार भी कहने लगे थे, फिर कृष्ण का अवतार कहने लगे। यानी पहले वो ईसा मसीह का अवतार स्वयं को बताते थे और उसके बाद कृष्ण का। फिर इन्होंने मुस्लिम मेहंदी यानी मसीहा होने का दावा भी किया। लिखा है कि मसीह उल माओद की उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसने?
मिर्जा गुलाम अहमद ने, याद रखिएगा। अब देखिए सिख सुधार आंदोलन, तो पंजाब में आर्य समाज जो कि 1875 में जिसकी स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना हुई थी 1828 में, की नीतियों के विरोध में सिखों में सिंह सभा की स्थापना हुई। इसी से आगे चलकर अकाली आंदोलन का जन्म हुआ। वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग से प्रेरित सिख जो है वो विरोध पर उतर आए। उन्होंने पंजाब के गुरुद्वारों पर नियंत्रण की मांग की और गुरुद्वारों का भ्रष्ट महंतों से मुक्त कराने की कोशिश की। याद रखिएगा, गुरुद्वारों को भ्रष्ट संतों या महंतों से मुक्त कराने की भी इन्होंने कोशिश की थी। 1921 का गुरु का बाग आंदोलन इसी से संबंधित था, जिसके नेतृत्वकर्ता बाबा खड़क सिंह थे। आगे देखिए लिखा है, गांधी जी ने उन्हें पत्र लिखकर बंधाई दी थी। 1925 में अंग्रेजों ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट बनाकर इस संस्था को पंजाब के समस्त गुरुद्वारों का नियंत्रण सौंप दिया। अब देखिए पारसी सुधार आंदोलन, हम लोगों ने इस्लाम सुधार आंदोलन देख लिया, सिख सुधार आंदोलन देख लिया, आप पारसी सुधार आंदोलन देख रहे हैं। देखिए लिखा है, पारसियों में सुधार की जो शुरुआत है वो 1851 के बाद से दादा भाई नौरोजी और फरदोनजी ने मिलकर रस्त रफ्तार नामक एक पत्रिका निकाली और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा क्या लिखा है, रस्त रफ्तार। और रहनुमाई मत्स्यासन सभा का भी इन्होंने गठन किया था। आगे चलकर बहराम जी मालाबारी और एसएस बंगाली ने कम उम्र की लड़कियों की स्थिति में सुधार का प्रयास किया था। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इन्हीं लोगों के प्रयास से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित किया गया, जो कौन सा केस था, रुकमाबाई केस। फिर उसके बाद देखिए सुधार आंदोलनों का मूल्यांकन। इसमें कुछ भी ऐसा समझने वाला नहीं है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। लिखा है, समाज सुधार आंदोलनों में अधिकांशतः मध्यम वर्गीय विचारधारा से संबंधित लोग थे। इन्होंने अपनी गतिविधियों शहरों तक सीमित करके रखा। इनमें से ज्यादा के उपदेश ऐसी भाषा में रहे जिसे अधिकांश निरक्षर जनता समझ ही नहीं पाई। ग्रामीण क्षेत्र में अपने विचारों को इन्होंने फैलाने का कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने किसको चूज किया था, शहरों को चूज किया था, क्योंकि वहां पर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहते थे। लिखा है, सुधारक स्वयं को हिंदू सुधारक, मुस्लिम सुधारक और सिख सुधारक, ईसाई सुधारक के रूप में देखते थे। इन्होंने भारतीय समाज सुधार के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया। इनके प्रयत्नों से सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिला। आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन पाखंड खंड में पता कर और 1920 में मुसलमानों में चले तबलीग और तंजीम, तबलीग का मतलब होता है प्रचार, तंजीम का मतलब होता है संस्था, आंदोलन इसी प्रकार के थे। देखिए आगे क्या लिखा है कि दक्षिण भारत में बहुत से दलित जाति से संबंधित आंदोलन गहरे अर्थों में ब्राह्मण विरोधी रहे, किंतु इनमें से कई जातियों में सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के पश्चात स्वयं को ऊंची जाति से संबंधित होने का दावा किया गया, जिससे कहीं न कहीं आंदोलन अपने लक्ष्यों से भटक गया था। छत्रपति शाहू जी महाराज का आंदोलन बेसिकली नायर एजवा जातियों के आंदोलन ऐसे ही थे, जो कि बेसिकली कहाँ के जनजाति है, याद रखिएगा, केरल की। फिर देखिए ऐसा भी नहीं था कि सुधारकों का बहुत गहरा प्रभाव समाज पर पड़ा हो। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के बावजूद भी सती प्रथा पर रोक नहीं लग पाई थी। 1856 के विधवा विवाह अधिनियम के पारित होने के बावजूद भी 1900 ईस्वी तक विधवा विवाहों में बहुत अधिक प्रगति नहीं देखी गई थी। ये नाम मात्र के लिए थे। अधिकांश लोग इसे कलयुगी प्रथा कहते थे। उनके लिए सती प्रथा पर प्रतिबंध या विधवा विवाह को मान्यता कलयुगी प्रथा थी, जो धर्म के विनाश के लिए थी। सुधारकों ने महिलाओं से संबंधित विषय उठाए, किंतु मात्र उच्च वर्ग से संबंधित महिलाओं के, निम्न जाति की महिलाओं के मुद्दे इनमें शामिल ही नहीं थे। याद रखिएगा, यहाँ पर उच्च वर्ग की महिलाओं से संबंधित जो थी वो प्रॉब्लम्स बेसिकली उठाए गए थे, ठीक है, लेकिन जो महिलाएं निम्न जाति की थी उनके मुद्दों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, ऐसा आलोचकों का कहना है। आगे देखिए, ऊंची जाति की महिलाओं में भी केवल वही मुद्दे शामिल किए गए जो सामाजिक बुराइयों के रूप में देखे गए थे। लता मणि के शब्दों में, इस आंदोलन में महिलाएं न होती तो विषय न विषयी सुधारकों के कथनीकरणी में भी अंतर रहता। याद रखिएगा। फिर 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट
जिसे कि ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहते हैं, वह पारित हो जाने के बावजूद केशव चंद्र सेन ने अपनी ही पुत्री का बाल विवाह कर दिया था। केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानाडे, इनके जीवन में हिंदू पुरातन, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा एवं ईसाई धर्म की मान्यता जैसी विचारधारा का मिश्रण ही दिखाई पड़ता है। रानाडे की पूना सार्वजनिक सभा में शाम के समय बाइबिल का पाठ अनिवार्यतः किया जाता था। ये सारी चीजें जो है उसने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि इससे ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा फाइंड किया कि इनकी कथनी और करनी में एक विशेष अंतर दिखाई देता है। लिखा है, सुधार आंदोलनों के सकारात्मक प्रभाव भी थे। सर्वप्रथम तो इसने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए, जिसका लाभ महिला उत्थान, दलित उत्थान और राष्ट्रीय आंदोलन विकास इत्यादि सभी क्षेत्रों में मिला। राष्ट्रीय आंदोलनों के संदर्भ में सुधारक कई प्रकार से योगदान करता रहे हैं, जैसे कि सुधारकों ने पाश्चात्य मूल्यों का भारत में भी प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था। आगे देखिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, मानवतावाद जैसे मूल्य भारतीय समाज में सुधारकों के माध्यम से प्रस्तुत हुए। इन्हीं के आधार पर उन्होंने भारतीयों के अधिकारों को अंग्रेजों के सामने रखा। राष्ट्रवादियों में यह मुख्य विचार रहा और कहा जा सकता है कि भारत में पश्चिमी हथौड़े की सहायता से दासता के बंधन तोड़ डाले। यानी हथौड़ा तो पश्चिम का था, लेकिन तोड़ने की जो मेहनत है वो भारतीयों ने की थी। आगे देखिए, लिखा है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कमियों और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के माध्यम से सुधारकों ने परिचित करवाया। लिखा है, यही विचार राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य आधार बने। आर्य समाज का स्वदेशी स्वशासन पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संदर्भ में ऐसा ही विचार था। सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिसके माध्यम से भारतीय समाज में चेतना को जागृत किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे सुधारकों ने निरक्षर जनता को जागृत करने के लिए अपने ही नाटकों का मंचन किया और जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की। भारतीयों के अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों के शोषण को उजागर करके उसे दूर करने का भी प्रयास किया गया। देखिए, आज का जो बेसिकली था क्लास, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को केवल फैक्ट्स याद करने थे और ज़्यादा कुछ ऐसा समझाने वाला स्टोरी नहीं था, बल्कि सबने क्या क्या कार्य किए हैं वह थे। तो इसलिए मैंने एक बार पढ़कर आप लोगों को समझा दिया, ताकि आप लोगों के पास आंसर लिखने के लिए कंटेंट रहे। और मैं बेसिकली कहानी की तरह ही पढ़ा रही थी, जिससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।